हे गाइस, वेलकम बैक टू उमंग स्टडी। मैं अंकुर यादव आप सबका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डाउट ले लेता हूं। काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे पर्सनली, इमोशनल होके, सर हम जैसे एक दिन पढ़ते हैं 2 दिन नहीं पढ़ा जाता है, ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं हो रही। तो उनको चलो मैं एक छोटी स्टोरी बताता हूँ, मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है। तो इतने आप शेयर कर दो और भी बच्चे जुड़ जाए, ठीक है। इतने मैं बताता हूँ जल्दी से, और बच्चे आ जाते हैं थोड़ी देर में। तो स्टोरी क्या है, हम जब जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा था, कोचिंग कर रहा था, तो आपको पता होगा मुखर्जी नगर में आपको पता है कोचिंग हब था। अब तो ऑफलाइन काफ़ी बंद हो गया, ऑनलाइन का ज़्यादा सिस्टम हो गया। हमारे टाइम में ऑनलाइन ऑफलाइन ज़्यादा था, तो ऑनलाइन था ही नहीं, मार्केट ही नहीं था। तो जब की बात है, तो हम 3-4 दोस्त थे, ग्रुप में तैयारी करते थे। तो हमारा क्या होता था, हम मेरा तो क्या होता था कि मेरा सेम था, 2 दिन पढ़ता था, 3 दिन मोटिवेशन घर वालों ने कुछ कह दिया तो थोड़ा और पढ़ लिए, ठीक है, कुछ और बात हो गई तो और पढ़ लिए, ठीक है। पर एक बंदा था हमारे में से, बानिया था वो, ठीक है, अग्रवाल था। तो वो क्या था, बड़ा कंजूस बंदा था, ठीक है। पर भाई वो डेली के डेली 8-9 घंटे हमेशा पढ़ता। मतलब हमारे साथ रहते रहते उसको हो गए थे 2-3 महीने प्रिपरेशन करते। हम टेंशन में रहते कि यार हम एक दिन पढ़ लेते हैं। हम ऐसे थे कि एक दिन पढ़ दिए तो हम 12-12 घंटे भी पढ़ दिए, अगले दिन फिर हम बिल्कुल नहीं पढ़े। पर वो हमेशा 8-10 घंटे हमेशा पढ़ता प्रिपरेशन। हमने पूछा, यार कुछ बता, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। एक दिन पकड़ा हमने उसके, मैं तेरे दिमाग में चलता क्या है, क्योंकि मेरा तो ये प्रेशर होता था कि यार जॉब नहीं लग रही है, ऐसा कुछ भी कई चीजें होती है फैक्टर। तो हम ऐसे सोचते हैं, तेरे दिमाग में क्या चलता है कि तू डेली पढ़ता है, यार हद है। तो फिर उसने कहा कि यार मेरे को पता है क्या लगता है कि, अच्छा मैं कहूँगा आप भी सुने ढंग से। तो उसने हमको क्या क्या कि अगर मैं नहीं पढ़ता ना, मतलब लेट, अगर जॉब लगने में लेट होता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि मेरे डेली का 2,000 का नुकसान हो रहा है। मैं 2,000 का नुकसान हो रहा है तेरा, ये क्या बात हुई, 2,000 का नुकसान हो रहा है। तो वो क्या कहता है कि उसका टारगेट था, मतलब SI पोस्ट पे था, वो लग भी गया SI। तो अब पता है SI की आपको 60,000 तनख्वाह है, पर मंथ के अराउंड 60,000 की तनख्वाह दिल्ली पुलिस में। तो बोला कि देख, मेरा अगर मैं लेट लगूंगा ना, तो मेरा आज के दिन दिल्ली का 2,000 का नुकसान हो रहा है। भाई हम फिर ने बोला कि मेरे को मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, डेली मेरा 2,000 का मेरे दिमाग में वो आता है कि यार आज अगर नहीं पढ़ूंगा तो 2,000 का नुकसान होगा। तो ऐसे देख लीजिए आपका भी कितने का नुकसान हो रहा है, किसी का 1,000 का हो रहा है, किसी का 1,500 का हो रहा होगा। तो काफी सही था वो बंदा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ले गया। चलिए अब अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो NTPC CBT1 की हम किसी पेपर करने वाले, सॉल्यूशन करने वाले, तो कैसे करने वाले वो जानना जरूरी है। जो नए बच्चे जुड़े उनको बता दें कि हम GS के टॉपिक ढूंढ ढूंढ के कर रहे हैं, पेपर तो सोल्व करवा ही रहे हैं, GS के टॉपिक ढूंढ ढूंढ के करवा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं GS के, वो टॉपिक भी देखने वाले अच्छे डिटेल में, और सारे क्वेश्चन होंगे मैथ के रीजनिंग के, ताकि आपको हर वीडियो के लिए, मतलब मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए कहीं और ना जाना पड़े, एक वीडियो में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी होते रहे। और लैंग्वेज दोनों ही लैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। चलो अब पॉइंट पे आते हैं, जल्दी से शेयर कर दो एक बार और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक चीज और बता दो, हमने एक मॉक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का। उसमें क्या होता है, अच्छे अच्छे बच्चे जो 100 से भी अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, तो उनके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हम डेली टारगेट देते हैं उनको मॉर्निंग में कि भाई ये मॉक टेस्ट आपको ग्रुप डी वालों को ये करना है और किसी NTPC वालों को ये करना है। तो सेम बच्चे करते हैं, और फिर 5 बजे के अराउंड जो बच्चे ग्रुप को खोल दिया जाता है सबके लिए, उसमें फिर अपने स्क्रीनशॉट और डाउट्स भेज सकते हैं। तो उस ग्रुप में जुड़ने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, बस उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और हम होमवर्क भी देने का स्टार्ट कर रहे हैं अब, तो काफी सही है, आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जल्दी से सबको आंसर देना है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए भाई आंसर, ठीक है। देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं तीन, जैसे SSC की जो तैयारी करते हैं वो तो फिर भी छोड़ देते हैं कंप्यूटर को, कोई इतना 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो पर इसमें अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, कंप्यूटर को इग्नोर मत कीजिए, ऊपर ऊपर से कर लीजिए अच्छा सा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर आपकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते तो 3-4 क्वेश्चन तो आप पक्का एक्सपेक्ट कीजिए, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे 3-4 तो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय। तो जावा लैंग्वेज किसके द्वारा बनाई गई थी,
किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो इसका अंदर आएगा जेम्स गोल्डसिंग। देखिए ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, पर हर बार थोड़ी जावा का ही पूछ लेगा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं। तो जैसे ये तो पूछ ही लेता है कि इनके फादर कौन से इस लैंग्वेज के, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। और ये भी पूछ लेता है कई बार कि इनमें से PHP क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन दे देगा इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये सारी आप लैंग्वेजेस याद रखें और इनके फादर याद रखें। ठीक है, मैंने दे दिया, याद करना है आपको, तो कुछ भी करके बना लो, ट्रिक बना लो। जैसे C के बाद आता D, तो D से याद कर लो, मतलब बस आपके दिमाग में हो ना, ऑप्शन से आप कर दो। ठीक है, तो ऐसे पाइथन जैसे सांप होता है वो वैन में मिलता है, वैन में मिल गया तो डर गए, तो ऐसे कुछ भी अपने दिमाग से बना लो। जैसे जावा, J से J, ठीक है, ऑप्शन से आप बता दो, फिर J, ठीक है, जावा, ऐसे करके कुछ भी अपनी तरफ से ट्रिक बना लो, पर याद कर लो इसको। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं। जैसे पैरल होता है, किसी वो होता है ना मोती, उसको इंग्लिश में पैरल भी कहते हैं। तो उसको अगर वेल, वो कुएं में पड़ गया वेल, स्पेलिंग पे मत जाओ, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ थोड़ा। जैसे रूबी है, रूबी जो एक पत्थर भी होता है रूबी, तो वो क्या होता है, मोटा सा होता है थोड़ा, तो ऐसे कुछ करके याद कर लो। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलिए जल्दी से। मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से सबको आंसर देना है। अगर मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ मैथ का क्वेश्चन, तो आप क्या करिए, खुद से ट्राई, मतलब किसी वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से। काफी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बात है भाई, जल्दी आंसर नहीं आ रहा बच्चों का। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या दे रखा है, ए मैंगो कैप्ड इन ए बास्केट डबल्स एवरी 1 मिनट। हर मिनट में मैंगो डबल हो रहे हैं। इफ द बास्केट गेट्स कंप्लीट फिल्ड बाय मैंगो इन 30 मिनट, तो 30 मिनट के अंदर अगर बास्केट पूरी फुल हो जाती है, 30 मिनट के अंदर, भाई पहले 1 मिनट में 1 एमओ है, तो अगली मिनट में 2 हो गए, फिर 4 हो गए, ऐसे करके हो रहे हैं। ठीक है, मैंगो, ठीक है, तो 30 मिनट में पूरी ये बकेट फुल हो गई। ठीक है, देन इन हाउ मेनी मिनट्स, कितनी मिनट में ये बकेट हाफ फिल हुई थी। तो एक बात बताइए, 30 मिनट में फुल हुई, तो उससे पहले 29 मिनट में कितनी थी, आधी होगी ना भाई, जब भी तो फुल हुई 1 मिनट के अंदर अगली बार, तो क्या आंसर आ जाएगा, 29 मिनट। तो सोचना ही नहीं था, छोटा सा दिमाग लगाना था बस, हल्का सा। अगला देखिए, हु बिल्ड द सांची स्तंभ। देखिए अब मैं ये बता रहा हूँ कि इसे प्रीवियस करने का फायदा क्या है। अब ये देखोगे ना, CBT 2 का हमने सॉल्यूशन करवाया, वो आपको मिल जाएगा, लेक्चर्स बाय अंकुर यादव के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। काफी अच्छे से मैंने डिटेल काफी टॉपिक करवा दिए, बहुत अच्छे। ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था CBT 2 के लेक्चर्स में कि यूनेस्को से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं भाई। यूनेस्को के सीधे से विकिपीडिया की यूनेस्को साइट खोलिए, उसमें देखिए कितने यूनेस्को है, 40 जो इंडिया की साइट है वो सारी याद कर लीजिए। ठीक है, सांची स्तंपा, रेलवे स्टेशन, कौन से 3 रेलवे स्टेशन आते हैं, कौन से ताजमहल आता है, कैसे जो भी ताजमहल जो भी है ना, सारी यूनेस्को साइट आप याद कर लीजिए, और किसने बिल्ड करवाई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं करवा चुका हूं, फिर दोबारा से आप खुद रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो अब आ जाए जल्दी से, हु बिल्ड द सांची स्तंपा। तो सांची स्तंपा किसने बनवाया था, अशोका ने। और थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं फिर भी सांची स्तंपा के बारे में। ये क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये तो आपको पता होगा, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, अशोका ने बनवाया था। ठीक है, अशोका के काल में बनी थी, और कहां पे स्थित है, भोपाल MP के पास। तो आप MP याद रखिए, MP में सिचुएटेड है। और ये क्या है, ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया, पत्थर से बना सबसे पुराना इंडिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये 200 रुपए के नोट पे भी, ये जो नए नोट आए ना 200 रुपए के, मैंने बताए थे, सारे नोट दिखाए भी थे, तो उस नोट पे क्या था, सांची स्तंपा था। तो इतना आपको पता होना चाहिए हर यूनेस्को साइट के बारे में। तो आप यूनेस्को साइट वाला टॉपिक दोबारा रिवाइज कर लें, नहीं तो सारी वीडियो देखोगे तो उन वीडियो में पक्का हर वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, तो ये टॉपिक भी मिलेगा यूनेस्को वाला। तो जल्दी से आइए अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर कीजिए जल्दी से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि कई बच्चे उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। चलिए मैं बताता हूं, द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया सेड टू बी होस्टेड एट, कहां पे होस्टेड किया गया था, कोलकाता के अंदर। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, फिर नेशनल फ्लैग का पूरा डिटेल में देखें।
देखिए, तो जो नेशनल फ्लैग का किसी वो बता दे सबसे पहले कहां पे, वो एक पॉइंट हो गया। नेशनल फ्लैग की डेट में आ गया 1906, सबसे पहले वाला एक डेट आ गई, ईयर आ गया। फिर याद रखो कब, 1931 वाला, तो जिसमें रिजोल्यूशन पास किया गया था ट्राई कलर फ्लैग अपना किसी जो अडोप्टिंग किया था 1931 में, ठीक है, ये आप देख लीजिए। और फिर एक डेट याद रखो 22 जुलाई 1947 वाली, तो ये पूरी डेट याद रखो क्योंकि ये पूछे जा सकता है, काफी पेपर में पूछा भी जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कब अडोप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 में, ठीक है, ये आपको पता होगा। हमारा नेशनल फ्लैग क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में, और रेशियो पूछ लेते हैं, लेंथ क्या होती है 3 और कैसे जो ब्रेथ है वो 2, तो 3:2 में होती है। जो हमारा जो बीच में अशोक चक्कर है, आपको पता होगा अशोक चक्कर में कितनी तीलियां होती हैं, 24, ठीक है। और किस कलर का है, ब्लैक का मत कर देना, वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। एक चीज और देख लो, हाँ, वो किसी जो डिजाइनर थे हमारे नेशनल फ्लैग के, वो किनको कहा जाता है डिजाइनर, पिंगाली वेंकैया, ठीक है। तो ये हमारे किसी जो डिजाइन करा था, इन्होंने नेशनल फ्लैग को क्रेडिट इनको जाता है। चलिए, इतना आपको पता होना चाहिए। एक और बता दो, चलो ये और देख लो, नेशनल जो चिन्ह है, एम्ब्लम ऑफ इंडिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कब अडॉप्ट किया था, तो ये जल्दी से आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में सबको आंसर देना है। जल्दी से कीजिए, मैथ का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए मैं कराता हूँ, वैसे कुछ करने का तो है नहीं, वैसे मैंने बता दिए क्वेश्चन, इसलिए ऐड कर देता हूँ मैं मैथ की, ताकि बीच में जीएस का टॉपिक बहुत बोरिंग ना बन जाए जीएस की वीडियो, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने मैथ के भी करवा दिए, और आपको मैथ का भी जरूरी है करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर आसान है, पर आपको पता क्वेश्चन तो इस टाइप के आएंगे, मॉक टेस्ट टाइप के थोड़ी आ जाएंगे उस लेवल के, तो जरूरी नहीं है मॉक लेवल के आएंगे क्वेश्चन, तो इस लेवल का प्रीवियस ईयर करना जरूरी है। इससे आपको आइडिया भी मिलता है कि यार हाँ, मेरे को इन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है मैथ के, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैथ भी करो प्रीवियस ईयर का, आसान है, ये पता है मेरे को, ठीक है। तो अब देखिए, ये इसको सोल्व करेंगे, यहीं से सोल्व कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस में b और a माइनस बी का यही तो हो जाएगा, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो तो 9 गुना में 2, तो 18 माइनस में 4, थोड़ा सा मैंने स्टेप काट दिए, तो वो आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो है नहीं, ग्रेजुएशन लेवल के पेपर हैं, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 14 गुना में 13 प्लस में 15, तो ये कितना आ रहा है, 12 प्लस में 7, तो लास्ट डिजिट देख लीजिए, देखिए 4 3, हमेशा जब लास्ट स्टेप पे आ जाओ ना, जब सोचा करो क्या लगाना चाहिए हमें, ठीक है, लास्ट डिजिट का देखो, ठीक है, और भी डिजिटल सम होता है वो देख लो, ठीक है। तो लास्ट पे आके देखो कैलकुलेशन कैसे कम किया जा सकता है, जैसे 4 और 3 12 5 में जुड़ेगा तो 7 आएगा लास्ट में, तो आंसर क्या आएगा 197, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। कैलकुलेशन को ऐसे ही करा जाएगा, कैलकुलेशन 2 तरीके से बढ़ती है। एक स्टेप होता है आपकी टेबल्स स्क्वायर्स, मतलब पहाड़े याद होने चाहिए आपको, टेबल्स याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, एक तो वो पोर्शन हो गया, आपको दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए। फिर लास्ट स्टेप पे सोचा करो हमेशा, लास्ट स्टेप को ये नहीं पूरा आंसर निकालो, लास्ट स्टेप पे पूछ के जब देखो यार मैं क्या कर सकता हूँ, डिजिटल सिम सीख लो, ठीक है, डिजिटल सिम सम आपका आना चाहिए, यूनिट डिजिट देख लो, लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या आएगा, कुछ डिवाइड वगैरह का देखो कुछ भी, ठीक है। 11 का मल्टीपल देखो, अगर मेंसुरेशन का क्वेश्चन है तो देखो अगर 11 का मल्टीपल है तो आंसर भी 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो वो सब कुछ देख के करा करो लास्ट स्टेप में मैथ, जब भी स्पीड आएगी आपकी, ऐसा नहीं गधों की तरह आंसर निकाल रहे हो। When was the ISNAT-IB कमीशन, तो INSAT-IB चालू कब किया गया था, तो ये आपको पता होगा ये क्या है, सैटेलाइट है, जियो सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कब चालू की थी 1983 में, पर अब ये बंद हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो INSAT है ये की सेकंड सैटेलाइट थी INSAT-1 सीरीज की, तो ये भी पूछ सकता है INSAT से अगर आ जाए ना इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया है इसका मतलब, और सैटेलाइट मतलब है, तो INSAT आ जाए तो मतलब इंडिया की सैटेलाइट है, अगर पूछ भी सकता अगली बार ऑप्शन में ये दे देगा INSAT ये कौन से देश की सैटेलाइट है, इंडिया, USA, चाइना, जापान, तो उसमें
इंडिया आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इट वाज द फर्स्ट ऑपरेशन सैटेलाइट इन द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो ये पहली सैटेलाइट थी जो ऑपरेशनल सैटेलाइट की गई थी किसके अंडर, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये आपको बता दिया कब लॉन्च हुई थी, 1983। ये पूछ सकता है अगली बार किसकी मदद से की थी, यूएसए की मदद से। यही होता है ना कि भाई पता है क्या, जैसे मैं टॉपिक इसलिए डिटेल में करा रहा हूं क्योंकि ये एक क्या इतनी शिफ्ट में पेपर होता है, तो एक शिफ्ट में पूछा जाएगा कि भाई INSAT सैटेलाइट का कब लॉन्च हुई, फिर उसे पूछ लेगा अगली से यूएसए में लॉन्च हुई, अगले पेपर में भी पूछ लेगा। तो टॉपिक लिमिटेड ही होते हैं, आपको भी पता है ये बात, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए टॉपर अगर कोई भी टीचर होगा, कोई टॉपर होगा, वो यही कहेगा पेपर को, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना जरूरी है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मॉक टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई थी, फोर्ड एरोस्पेस के द्वारा। और कब लॉन्च की थी, ये डेट याद करनी, जितने ईयर याद कर लो। 1983 ऑपरेशन कब बंद हो गई थी, 1990 तक की इसका ऑपरेशनल थी है, ठीक है। चल अगले पॉइंट पे आते हैं, जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चलिए कर लिया होगा, मैं देखता हूं क्या दे रखा है। देयर इज ए कारपेट ऑफ लेंथ, इतनी लेंथ कारपेट की दे रखी। हाउ मेनी स्मॉल पीसेज ऑफ कारपेट, कितने स्मॉल पीसेज कारपेट के करेंगे, ईच ऑफ लेंथ इज 4.1 मीटर कैन बी कट आउट ऑफ इट। तो सिंपल सी बात है भाई, टोटल लेंथ दे रखी है, देयर इज ए कारपेट ऑफ लेंथ, तो कितने पीसेज चाहिए तो उसको डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा 105/2, और डिवाइड करोगे तो इसको ऊपर चल जाएगा, तो ये कितना आएगा 2/8 9, ठीक है। तो स्टेप छोड़ छोड़ के करना पड़ेगा। तो ये कितने पे चल जाएगा ये, और ये कितने में जाएगा 9, कितने पे जाता है 7 पे, नहीं यार क्या कर रहा हूं मैं, कुछ गलत किया गया हमने, अरे ये क्या लिख दिया, ये 100 थोड़ी आएगा, ये 45 आएगा ना भाई, किसी 40 प्लस में 5 आएगा ना, तो 45 आएगा, तो ये कितना आएगा 5 पे, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देख रहे हो मैथ कितना आसान था, पर ऐसा नहीं कि अब की बार आसान तो अगले CBT2 में भी आसान आएगा, थोड़ा सा अपना लेवल अच्छा ही रखो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि आपको पता रहे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अब ये पहली बार पढ़ोगे ये क्वेश्चन, तो आपको मान लो 20 सेकंड लगी, अगली बार करोगे इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको 2-4 सेकंड आपकी बचती हैं, क्योंकि हाँ आपको पता चल जाएगा हाँ ये तो मैंने करा हुआ है इस टाइप का स्टेटमेंट का क्वेश्चन, तो आपको नई टाइप ना लगे, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से देखिए, बनाना प्राइस इज मोर देन द लीची, तो बनाना प्राइस है वो लीची से ज्यादा है, ठीक है। बनाना प्राइस इज लेस देन कीवी, तो बनाना प्राइस कीवी से कम है, तो यहां पे आ जाएगा कीवी सबसे ज्यादा हो गया मतलब, ठीक है। तो अब तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है कीवी प्राइस इज मोर देन बनाना एंड किसी लीची, सही बात है, जो कीवी का प्राइस है वो बनाना से भी ज्यादा है और किसी लीची से ज्यादा है। तो इफ बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट ट्रू, मतलब ये अगर रिलेशन, ये पूरी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो थर्ड वाली क्या होगी, थर्ड वाली पूरी ट्रू होगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अब देखो पोखरा किसी न्यूक्लियर टेस्ट में जो बच्चे 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की कर रहे हैं, हमेशा पूछा जाएगा। तो एक बार में करके इसको सारे एक बार पूरा किसी याद कर लो ना पूरे टॉपिक को ही। चलिए अब जल्दी से देखिए इसका आंसर मैं देता हूं। What was the code name of for the पोखरा न्यूक्लियर टेस्ट सेकंड? अच्छा न्यूक्लियर पोखरा सेकंड के बारे में बात कर रहा है, तो अब ये बताइए पोखरा न्यूक्लियर टेस्ट फर्स्ट कब हुआ था, ठीक है। तो मैं बताता हूं, देखो पोखरा, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, 3-4 चीजें पूछता है। तो फर्स्ट के बारे में पूछ लेता है, जो फर्स्ट वाला हुआ था वो कब हुआ था, मई 1974 में राजस्थान में, ठीक है। और उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, फर्स्ट वाले का, पोखरा न्यूक्लियर टेस्ट फर्स्ट वाले का। अब आ रहा है दूसरा, अपने क्वेश्चन पूछा गया पोखरा परमाणु परीक्षण सेकंड, तो इसका क्या नाम था, पहले तो ये बताओ कब हुआ था, ये 1998 में, हम शायद यही था 1998 ही था, हाँ। और इसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। तो पहले वाले का स्माइलिंग बुद्धा, दूसरे वाले का ऑपरेशन शक्ति, पहला 1974, दूसरा 1998, ठीक है। चलिए वैसे इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, राजस्थान में होता है ये, आपको पता है न्यूक्लियर टेस्ट रेगिस्तान में ही होता है।
चलिए अब ये जल्दी से थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, अगर कुछ है तो। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट वाज सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट एक्सप्लोजन। तो ये जो सीरीज थी 5 न्यूक्लियर टेस्ट बॉम्ब टेस्ट की एक्सप्लोजन की सीरीज थी। इट वाज कंडक्ट इन राजस्थान, ये बता चुका हूं, मई 1998 में हुआ था। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। और क्या था? सेकंड इंस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग, ये बता चुका हूं, सेकंड। और इसका पहले वाले का क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, वो कंडक्ट कब हुआ था? मई 1994 में, ठीक है। और कहता है 5 परमाणु बमों की शक्ति फर्स्ट से शक्ति 5 तक का नामित किया गया था, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये मैंने बता दिया है। वैसे एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से देखिए, जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का। देखिए कंप्यूटर के एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन तो अभी तक आ लिए हैं, तो कंप्यूटर देख लो, कभी ज्यादा क्वेश्चन ना आ जाए, इसलिए कंप्यूटर पढ़ लो भाई, है। ये देखिए टीचर भी कोई भगवान नहीं है, वैसे कह देते 3 क्वेश्चन आ रखे, पर क्या पता आपकी शिफ्ट, आपकी किस्मत। इतनी शिफ्ट में पेपर होता है, ग्रुप डी का भी पेपर होगा, इतनी शिफ्ट में एनटीपीसी का होता है, तो कुछ भी नहीं कह सकते कि कई शिफ्टों में 5-6 क्वेश्चन भी आ जाए। तो आप ये नहीं कह सकते ना यार आपने कैसे 5 क्वेश्चन दे दिए कंप्यूटर के, मैं तो 3 की उम्मीद करके आया था, ठीक है। ऑफलाइन पेपर भी नहीं है, नहीं तो लिख भी दो कि मैं तो 3 की तैयारी करके आया था, 5 कैसे दे दिए। ये तो ऑनलाइन है, वहां पे लिख भी नहीं सकते। तो अब आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन पे, इन विच फॉर्म ऑफ डाटा स्टोर इन कंप्यूटर। तो आपको पता होगा बाइनरी की फॉर्म में होता है 0 और 1, ये इस फॉर्म में चलते हैं बाइनरी, जो भी नंबर, ठीक है, उस फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें और क्या डिटेल में जाऊं, ठीक है, इतना याद रखो। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, एलसीएम का क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम का। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, किसी सीबीटी 2 में भी बहुत ज्यादा एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आ रखे थे, और इसमें भी किसी सीबीटी 1 के पेपर में भी हम देख रहे आ रखे हैं क्वेश्चन। तो अपना अगर किसी बच्चे का टॉपिक कई कमजोर रहता है, एवरेज के क्वेश्चन नहीं थे इसमें, सीबीटी 2 में भी, इसमें भी कमी आ रखे हैं, पर आप अपना एलसीएम एचसीएफ पहले सबसे अच्छा करिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहे हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ये मत कहना सर ये तो आया, आप कह रहे थे ये नहीं आया, पर जो है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग वो तो करो कम से कम अच्छे से। तो एलसीएम एचसीएफ ये अच्छे से कर लो, और एक किसी नंबर सिस्टम, ये तो इनको इग्नोर ही मत करना, नंबर सिस्टम को, और एक CISI को, मतलब ये वो टॉपिक बता रहा हूँ। और तो बच्चे कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ज्योमेट्री भी करते हैं, मेंसुरेशन भी करते हैं, ये टॉपिक छोड़ देते हैं, पर इसमें छोड़ना मत। पहले 35 क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में तो टोटल देख लो 225 क्वेश्चन हो जाते हैं मैथ के, पर इसमें तो 35 क्वेश्चन है, तो इसमें 35 में इतने क्वेश्चन आ रखे तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए अब जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूं क्या दे रखा है, द रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स इज 3:5 एंड देयर एलसीएम इज 120। इतना टाइम दे दिया क्या? इतना देना नहीं था आपको। देखिए क्या होगा, 2 नंबर मान लो 3x 5x, इनका एलसीएम क्या होगा भाई? 15x ही तो हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 15x, ठीक है। तो एलसीएम की वैल्यू क्या दे रखी? 120, तो क्या x की वैल्यू कितनी? 8, तो अब 8 यहां रख दो, 8 या 24, 8 चौके 40, तो आंसर क्या जाएगा? 24 और 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए। अगर इसका आंसर नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा, वो किस लिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये उस टाइम करंट में टॉपिक था, इस टाइम करंट में नहीं है, तो फिर भी चलो देख लो, पता तो होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक की पॉइंट हो गया। वैसे तो अब वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन अवार्ड कब स्टार्ट किया गया था? 2016, किसी इंटरनेशनल वुमेन डे 2016 के अवसर पे यूएनए के साथ मिलकर इंडिया ने किसी 2016 में ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था। तो मेरा मकसद जरूरी था इस क्वेश्चन को ऐड करने का, नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नीति आयोग के बारे में आप देखते हैं। तो देखिए पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन था, आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन था जो, ठीक है, 1950 से जो प्लानिंग कमीशन चल रहा था उसको रिप्लेस करके नीति आयोग को बनाया गया था। नीति आयोग को बनाया था गया था कब? 1 जनवरी, ये पता होना चाहिए, बहुत बार पूछते हैं, 1 जनवरी 2015। जिस बच्चे को आता है वो 2x पे स्पीड करके रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, काम आएगा बहुत ज्यादा, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। तो नीति आयोग के और क्या पता होना चाहिए, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि आपने कभी पॉलिटी में ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा कि भाई इस आर्टिकल के अंडर किसी नीति आयोग आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और एक नीति आयोग में एक चीज जो याद रखो, जो प्लानिंग कमीशन था वो तो क्या करता था, फाइनेंशियल अलोकेशन करता था। ठीक है, पर ये कोई फाइनेंशियली कोई भी रिलेशन नहीं है, नीति आयोग का फाइनेंशियल अलोकेशन नहीं करता है। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए नीति आयोग के, आपको पता होना चाहिए, एक तो सबसे पहले चेयरमैन पता होना चाहिए। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, ये तो सबको ही पता होना चाहिए। आंसर दीजिए जल्दी से, चेयरमैन कौन है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। सबको पता होना चाहिए, पीएम ही हमारे चेयरमैन होते हैं, तो कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके, नीति आयोग के, डॉक्टर राजीव कुमार। देखिए, अगर आपको नाम याद नहीं रहते ना, तो मैं अपना तरीका बता देता हूँ। मेरे को, मैं कैसे याद रखता हूँ, जैसे कुछ भी है, जैसे राजीव है तो उसको बना दो अपने दिमाग, सबके कोई ना कोई फ्रेंड होता है, कुछ ना कोई राजीव, तो उसको बना दो। ठीक है, उस पर ही सब कुछ कर लो कि भाई राजीव क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया यार, वाइस प्रेसिडेंट, जबरदस्ती बना दो, बना नहीं है वो। ठीक है, पर उसको बना दो। जैसे सुबोध है, हमारा एक दोस्त था, उसको क्या बना दिया मैंने, सीबीआई डायरेक्टर बना दिया। ठीक है, ऐसे किसी आईबी में बना दिया। एक अरविंद दोस्त है, वो ज्यादा ही किसी इंक्वायरी करता रहता था, तो उसको आईबी इंस्पेक्टर बना दिया। ठीक है, तो मेरे को याद हो गया, अब मेरे को जरूरत ही नहीं है कि अरविंद, दिमाग में आते अरविंद आईबी। ठीक है, सुबोध सीबीआई। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप किसी एक बंदे को पकड़िए, दोस्त कोई ना कोई मिल ही जाता है, नाम राजीव नाम का, अंकल उंकल जो भी, तो उसको अपने आप अकॉर्डिंग बना लो भाई, सीईओ प्रेसिडेंट वगैरह उनको बनाते रहो। ठीक है, चाहिए मन नहीं है, पर याद करने के लिए, नंबर के लिए काफी मदद मिल जाती है। ठीक है, अब देखो और क्या पता होना चाहिए, एक ये चीज ध्यान रखो, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको क्या, कैबिनेट मिनिस्टर वाला दर्जा दिया जाता है। जो एक कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस होता है, वो एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग के प्रेसिडेंट को दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, और क्या बच गया इसमें, सीईओ देख लो कौन है, सीईओ श्री अमिताभ कांत। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए, आप बताओ। मेरे हिसाब से स्टैटिक पॉइंट में इतना काफी है। मेंबर भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ होल टाइम मेंबर होते हैं, वो कौन से, एक रमेश जी हैं, एक बीके हैं, एक वीके हैं, तो वो ज्यादा नहीं है, बस इतना याद रखो, श्रीकांत, अमित ना, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ याद रखो। एक चीज और ध्यान रख लो, क्या कहते हैं, जो नीति आयोग है हमारा, ये हमेशा कैसे रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो रिपोर्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट का टॉपिक हो जाता है, पक्का देख लेना, किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या तो ऊपर वाले में से आ जाएगा आपकी शिफ्ट में, क्या फिर ये कुछ रैंकिंग के बारे में पूछा जाएगा। तो देख लिया, रैंकिंग में देख लीजिए, जल्दी से बता देता हूं मैं। एक तो सस्टेनेबल, आप कमेंट करते जाएंगे कौन सा स्टेट टॉप में, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल ना, ग्लोबल नहीं होता, गोल्स होता है, गोल्स इंडेक्स इंडिया, रैंकिंग 2020 से 21 की। कौन से स्टेट ने टॉप किया, जल्दी से बताइए। एक आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पे कौन सा स्टेट रहा, एक आपको लास्ट स्टेट का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पे आपको पता है मोस्टली क्या ही रहता है, केरला ही रहता है अच्छे कामों में, और लास्ट पे कौन सा है, बिहार स्टेट है। ठीक है, तो अगला देखिए, किसी इसमें ये भी पूछ लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स इंडिया में, ये तो स्टेट की बात होगी। यूटी में अगर टॉप पे पूछ ले तो चंडीगढ़। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो ही करवा रहा हूं, ये नहीं है कि फालतू का करवा रहा हूं मैं। ठीक है, इतना टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है इस टाइम की मैं आपको फालतू की चीजें पढ़ाऊं। ठीक है, अब अगला देखिए, इसलिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन लेके प्रीवियस टॉपिक पढ़ा रहा हूं, नहीं तो फालतू में कुछ भी टॉपिक पढ़ा सकता हूं और वो जल्दी भी करवाया जाएगा। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये भी कौन सा देता है, ये क्या तो ये पूछ लेगा कि नीति आयोग, ये इंडेक्स किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, नीति आयोग, और इसकी रैंकिंग भी याद रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पे कौन सा आता है, फर्स्ट पे कौन सा है, कर्नाटका। ठीक है, और लास्ट पे कौन सा अपना, बिहार। और इसमें यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट पे कौन है, दिल्ली। ठीक है, चलिए अब और कौन सी रैंकिंग है, एक ये भी याद रखिए, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020।
भाई अभी तक 2020 की जो रिपोर्ट है वो ही आई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिसेंट में जो आ रखी है उस पे मैं बता रहा हूँ, वो सारे मैं एक साथ ही करवा देता हूँ, ताकि आपको बार बार मतलब ये नहीं कंफ्यूज ना हो, एक जगह ही कर लो आप ये सारी चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट पे, इसमें फर्स्ट पे स्टेट कौन है? फर्स्ट पे गुजरात। भाई एक्सपोर्ट में आपको पता है पोर्ट वगैरह गुजरात में अच्छा व्यापार है, तो उस अकॉर्डिंग याद कर लीजिए। और लास्ट पे कौन है? इसका लास्ट का कोई नहीं है, लास्ट का मत याद रखो, इसकी बेस्ट फर्स्ट का याद रखो, फर्स्ट का ही पूछा जाता है इसमें, ठीक है। और कौन से इंडेक्स है इसके? एक ये याद रखो स्वच्छ, ये भी इंडेक्स स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड 2020। तो इस पे फर्स्ट पे कौन है? तमिलनाडु, ठीक है। और क्या, बस इतना ही, इसके बारे में इतना ही याद रखो, काफी है। तो ज्यादा भी नहीं कर सकते, इतना सबका याद करोगे तो बहुत ज्यादा डाटा हो जाता है, पर इतना तो एटलीस्ट याद होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या, ईज ऑफ लिविंग में कौन सा स्टेट टॉप पे है? जल्दी से बताइए। ईज ऑफ लिविंग में इंडेक्स 2020 में, तो फर्स्ट पे कौन सा स्टेट है? बताइए जल्दी से, किसी को पता है तो बताइए जल्दी से, कौन सा है? ये सिटीज का होता है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सिटीज के लिए निकलती है, तो सिटीज का बताना कौन सी सिटीज है। तो सबसे ईज ऑफ लिविंग में सब फर्स्ट पे कौन से? बैंगलोर, ठीक है। और भाई और कोई सा इंडेक्स बोल रहा हूं मैं, देख लेता हूं एक बार। हाँ ये देख लीजिए, एक म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। तो इसमें किसी फर्स्ट पे कौन से सिटी है? इंदौर, ठीक है। और वर्स्ट में कौन सी आती है? सबसे जो खराब सिटी में कौन सी आती है इसके अंदर? तो वो आती है गुवाहाटी, जिसने सबसे खराब परफॉर्म किया है गुवाहाटी, ठीक है। और एक लास्ट इंडेक्स और याद कर लो, लास्ट इंडेक्स का आपको और पता होना चाहिए, ये और देख लो, ये कौन सा है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसको वैसे कहते थे PGI, फुल फॉर्म में भी पूछ लेगा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? नीति आयोग। तो ये अब तक 2019 और 20 का ही आया है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पे कौन सा स्टेट है? पंजाब। और लास्ट पे कौन सा है? स्टेट में नहीं आता है ये किसी पर, लास्ट में यही है, लद्दाख। लास्ट में पूछेगा तो लद्दाख का आंसर देना है, ठीक है। वैसे फर्स्ट का याद रखो, पंजाब है फर्स्ट पे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, इतना ही काफी है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाना। और जाने से पहले एक चीज और ऐड कर दूं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी पे हैं टॉप एजुकेटर्स, और यहाँ पर क्या हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी 2022 का, ठीक है। एसएससी के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, CHSL, सबके लिए आपके लिए ये बैच इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको इनरोल करने के लिए ये अमाउंट पे ना कर दीजिए, हमारा कोड यूज कीजिए, उमंग स्टडी, UMANG स्टडी। तो और यहाँ पे जी और एस में कोई भी गैप नहीं, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और भाई जान लगा दो, पढ़ते रहो, है, ठीक है। चलिए बाय, क्योंकि नुकसान हो रहा है आपका काफी रुपए का, ठीक है, देख लो, है। चलिए, थैंक यू सो मच।